ओके, तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ है। देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज सर्च फॉर रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। दिस आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, ये दो नए शब्द आज हमको जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट के बारे में। तो आज अगर हम देखें तो हमें पास्ट की जानकारी किस चीज़ से मिलती है? डेफिनेटली बुक्स से मिलती है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की। तो क्लास 6 में जब आप थे, मतलब आप बात कर रहे हो एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक है, उस समय ना ही पेपर होते थे, ठीक है, ना ही कुछ लिखने के लिए पर्टिकुलर मटेरियल होता था आपके पास। ठीक है, तो उस समय चलाई जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि उस समय होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? ठीक है, इसे देखते हैं। व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स? ठीक है, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। जो ये मेन्यू है ना, इस शब्द का ही मतलब होता है हैंड। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड के थ्रू लिखी गई, यानी हाथ द्वारा लिखी गई। सो हाथ के द्वारा, मतलब कि हैंड रिटन जो नोट्स होते थे। ठीक है, अब ये जो नोट्स होते थे, जो चीज़ें होती थी, ये लिखी जाती थी लीफ पे। ठीक है, लीफ पे मतलब कि पत्ती, पाम लीफ। ठीक है, जिसे हिंदी में ताड़ बोलते हैं ना, वो तो पाम लीफ में ये सारी की सारी चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती थी। आपके पैराग्राफ में गिवन है ये सारी चीज़ें। दिस आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ ऑन द स्पेशल प्रिपेयर बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बिर्च विच ग्रो ऑन हिमालयाज। ठीक है, तो ये लीव के ऊपर, बिर्च के ऊपर, मतलब कि जो पेड़ों की छाल होती है ना, उसके ऊपर पुराने समय में लिखा जाता था या मार्क किया जाता था। ठीक है, अगर लैंग्वेज नहीं है तो कुछ इस तरह से उसमें सिंबल्स बनाए जाते थे जो कुछ ना कुछ कहानी को दर्शाते थे या बताते थे। ओवर द ईयर मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। अब मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ये तो पाम लीव पे या फिर पेड़ के ब्रांचेस, मतलब पेड़ की छालों पे लिखी जाती थी, है ना, ब्रांचेस नहीं, पेड़ की जो बिर्चेस होती, छाल होती, उस पर लिखी जाती थी। तो टाइम के साथ क्या होता था, कभी इसे इंसेक्ट के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते थे, यानी कि कभी कीड़े खा जाते थे। ठीक है, कभी ये इसके ऊपर का जो लिखावट थी वो रिमूव हो जाती थी किसी कारण से। ऑफन प्रिजर्व इन, अब देखो, अब इसे मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी इसे बचा के कहाँ रखा गया? टेम्पल्स में। ठीक है, मोनास्ट्रीज में। ठीक है, आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज में। आर्काइव्स मतलब होता है लाइब्रेरीज, जहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेव किए जाते हैं। ठीक है, मोनास्ट्रीज का मतलब होता है जो बौद्ध मंदिर होते हैं ना, उन्हें मोनास्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में, आर्काइव में और लाइब्रेरीज में जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी इसे सेव करके रखा जाता था। आगे हम देखते हैं, यहाँ आ गए हैं हम। ठीक है, सो देखो, दिस बुक्स डील विथ काइंड ऑफ सब्जेक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस द लाइफ ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस। बिसाइड देयर वर epic poem plays, many of this were written in संस्कृत, other were in प्राकृत। तो ज़्यादातर जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी ये संस्कृत में, संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में होती थी। ठीक है, तो उस समय जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में होती थी। ठीक है, तो उस समय के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, उस समय के जो धार्मिक बिलीफ्स थे, उन सारी चीज़ की जानकारी हमें इसके थ्रू मिलती है। ठीक है, इसमें कुछ पोएम्स, कुछ प्लेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी। ठीक है, हमने देखा 3 भाषाओं में बेसिकली ये लिखी गई थी। अब आगे हम देखते हैं, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, देयर आर राइटिंग ऑन रिलेटिव हार्ड सरफेस। अब मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह जो इंस्क्रिप्शंस होते थे ना, उसमें भी हमें हिस्ट्री का पता चलता था, यानी कि अब जो इंस्क्रिप्शंस होते थे बेसिकली ये हार्ड सब्सटेंस पर लिखे जाते थे, जैसे कि स्टोन्स और मेटल्स पे। ठीक है, तो जो इंस्क्रिप्शंस थे वो डिस्ट्रॉय ओवर द टाइम नहीं होते थे, मतलब टाइम के साथ जो मेटल होता है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक की उसकी लाइफ होती है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट के कंपैरिजन में जो इंस्क्रिप्शन थे अब वो आ गए, तो अब लोगों ने मेटल्स के ऊपर और स्टोन्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, these are writing on relative hard surface such as stone or metal. Sometime king got their order inscribed so people that could see.
रीड एंड ओबे देम। देखो जो किंग होते थे वो अपने रूल्स या अपनी विक्ट्री या अपने बैटल के बारे में जो भी चीज़ें होती थी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखवा लिया करते थे, ठीक है। देयर आर अदर बुक काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस में लिखवा लिया करते थे, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस जो होती थी वो पुराने समय की जानकारी हमें देती थी, ठीक है, देती है। अब जो भी रिकॉर्ड्स होते थे किंग्स के वो सब मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखे जाते थे। तो जो किंग होते थे ना वो किंग्स अपने दरबार में जो राइटिंग वर्क कर पाता है उनको अपॉइंट करके रखते थे, ठीक है, ताकि जो भी उन्होंने बैटल्स जीते हैं या जो भी उन्हें ज़रूरत का सामान है उसे नोट डाउन करके जो है इंस्क्रिप्शंस में रखा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला देख रहे थे हम। सो नाउ सी हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटर्न। ओके, यहाँ देखेंगे सभी, ये वाला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है एनसीईआरटी की बुक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बैटल्स तक के हमने देखा, अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट। नाउ सी एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन दिस इंस्क्राइब डेट अबाउट, ये जो आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है ना, ये इंस्क्रिप्शन का है। ये जो पिक्चर दी हुई है ये इंस्क्रिप्शन की दी हुई है। तो ये आज से 2250 साल पुराना है, ठीक है। तो ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है जो कि कांधार आज कहाँ पर है, आज कांधार है अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान के कांधार से ये जो चीज़ है, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मिली है, ठीक है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, तो ये इंस्क्रिप्शन अशोका के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। किंग अशोका ने बनवाई थी, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में जो भी जानकारी है, उनके द्वारा जो भी युद्ध जीते गए उसका जो है पूरा का पूरा डिटेल मिलती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो लैंग्वेज थी वो ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज थी। इम्पॉर्टेंट है ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसकी लैंग्वेज ग्रीक और अरामिक थी, ठीक है। और ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था, प्लस ये आज के डेट में कांधार अफगानिस्तान में है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। तो ये कांधार अफगानिस्तान से ही प्राप्त किया गया था। देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपके सामने आ गई है एंड दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? सो द स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक। जो पुराने समय की जो मटेरियल की स्टडी करते हैं ना उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, चीज़ों को खोजते हैं और उनके बारे में जानकारी को बटोरते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन लोगों ने पुराने चीज़ों को खोदा, ठीक है, डिग किया ज़मीन को, सरफेस ऑफ अर्थ को, वहाँ से जो टूल्स मिले, वेपन्स मिले, पॉट्स मिले, पेन्स मिले, ऑर्नामेंट और कॉइन, जितनी भी चीज़ें मिलती थी सबकी स्टडी जो है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। तो देखो एनिमल्स के जो बोन्स होते थे ना, एटलीस्ट उनकी भी खोज इन लोगों ने की, ठीक है ना। उनकी भी खोज की और उनको भी पढ़ा, जैसे कि एनिमल, बर्ड्स के रिमेनिंग, फिश के रिमेनिंग्स, है ना, जो भी सारी चीज़ें मिलती थी उन सब के बारे में स्टडी और उन सब के बारे में जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट ने जुटाई। Plant remains survive for more rarely if seeds or grain or peas would have been burned, they survive in chatter form. Chatter form का मतलब होता है जैसे जो जल जाने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है ना उसे कहते हैं चैटर फॉर्म, ठीक है। तो सीड्स वगैरह जो एग्रीकल्चरल मटेरियल होता है बेसिकली वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें जो भी मटेरियल प्राप्त हुआ उसके थ्रू इन लोगों ने आगे का अपने जानकारी हासिल की। अब एक वर्ड आता है हिस्टोरियन, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। हिस्टोरियन इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। जो पास्ट की स्टडी करते हैं ना उन्हें हिस्टोरियन कहा जाता है, लेकिन जो पार्ट की चीज़ों की मतलब कि पुराने अवशेषों की जो पढ़ाई करता है, जो उनकी खोज करता है, उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। Often use the word source to refer information found from manuscript, inscription and archaeology. When source are found, learning about the past become adventure as
we reconstruct it bit by bit. So historian and archaeologist like detective. देखो historians के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल वाली थी, ठीक है। historian और archaeologist के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल वाली थी। अब इन्होंने क्या किया, चीज़ों को बटोरा, फिर हिस्ट्री को उन्होंने लाइन से क्रॉनिकल के रूप में, मतलब क्रोनोलॉजिकली इन्होंने उसे लगाया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम जो पास्ट, हाँ, तो पास्ट की स्टडी करना, और जो ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट थे ये डिटेक्टिव की तरह काम किया करते थे। डिटेक्टिव का मतलब हम सबको पता है, जो हर चीज़ की खोज करता है, हर चीज़ की जानकारी को पता लगाता है। अब यहाँ देखते हैं वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस, जैसे कि इस बुक का टाइटल ही अवर पास्ट है, ठीक है ना, पास्ट नॉट पास्ट, पास्ट। तो यहाँ पर क्या था, देखो चीज़ें चल रही थी साइमल्टेनियसली, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। किंग्स की लाइफ भी चल रही थी, कॉमन पीपल्स की लाइफ भी चल रही थी, ठीक है, कुछ लोग नोमैड्स भी थे। तो यहाँ इस दौरान क्या हुआ, अलग अलग पास्ट, यानी अलग अलग चीज़ों का अलग अलग पास्ट है, यानी कि सिर्फ पास्ट एक ही नहीं, पास्ट अलग अलग हो सकते। मान के चलो कोई किंग है, कोई रॉयल फैमिली से है, तो उसका जो पास्ट होगा वो अलग होगा। यदि कोई हंटर गैदरर है, उनका पास्ट अलग होगा, यानी कि मतलब नॉमैड्स जो है बेसिकली, ठीक है, उनका पास्ट अलग होगा। कॉमन पीपल है, उनका पास्ट अलग होगा। तो यहाँ पर जो कहने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि हर चीज़ का अलग अलग पास्ट होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, ठीक है। नाउ सी दिस of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food. अब देखो मैंने कल बताया था आपको, और उसके पहले भी बताया था, ठीक है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर करतार और सुलेमान हिल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए क्लाइमेट डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को आसानी से जो वीट बार्ले है वो मिल जाएगा, ठीक है, उस समय भी मिल रहा था। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ के लोग और यहाँ रहने वाले लोग, अब यहाँ पर क्या है, राइस की खेती अच्छी है, ठीक है ना, तो दोनों का पास्ट अलग होगा, ठीक है। यहाँ के लोगों के रिचुअल्स, बिलीव्स अलग होंगे, यहाँ के लोगों के अलग होंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ एक आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो वो जो है पानी से घिरा हुआ है क्योंकि आइलैंड है, तो डेफिनेटली वहाँ पे फिशिंग, हंटिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होगी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के लोगों की अगर हम बात करें तो वो लोग ज़्यादा फिशिंग करते हैं, एज अ बिजनेस करते हैं, और जो उनका फूड है वो भी मोस्टली मतलब फिश होता है, ठीक है ना। बाय कॉन्ट्रास्ट द मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई फूड, ठीक है। तो उस समय भी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे सप्लाई ऑफ फूड के लिए। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, we know a great deal about king and battles they fought because they kept record of their victories. अब देखो यहाँ एक और पॉइंट गिवन है कि जो किंग होते थे ना, किंग तो अपने इंस्क्रिप्शंस बनवा लेते थे, अपनी बैटल्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी तो अवेलेबल थी। लेकिन यहाँ पर और एक बात ये है कि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी लोग थे, ठीक है, कॉमन लोग हैं, उनके बारे में रिकॉर्ड्स को जुटा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जैसे हंटर गैदरर, फार्मर, इनकी जो कॉमन लाइफ थी वो किस तरह की थी, उस चीज़ को जानना बहुत मुश्किल होता था। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड, तो इसी चीज़ को जानने के लिए आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारी हेल्प की, ठीक है। तो ओवर द ईयर, इस ईयर जो हम क्लास 6 NCERT पढ़ेंगे अपने स्कूल में, ठीक है, तो हम इसी को कवर करेंगे, है ना, मतलब कि चीज़ें देखेंगे कि टाइम टू टाइम किस तरह से चीज़ें बदली। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट डू डेट मीन्स, है ना। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something। जैसे अभी मैं बोलूँ, आपसे पूछूँ कौन सा ईयर चल रहा है, 2022 चल रहा है, इसके पहले 2021 था, उसके पहले 2020 था, उसके पहले 2019 था, ठीक है ना। These years are counted from the date generally assigned in the birth of Jesus Christ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अभी यहाँ समझेंगे, तो इसके लिए मैं एक न्यू पेज लेती हूँ, ठीक है, आपको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगी इसे। देखो इजीली हम देखेंगे, सबसे पहले क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना, किसी को नहीं पता कि टाइम जो है, टाइम आखिर शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है। तो हम लोग जो आज बोल रहे हैं 2022,
तो देखो सबसे पहले एक डेट थी, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। अब इसे हमने मान लिया 0 ईयर, ठीक है, इसे हमने मान लिया 0 ईयर, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाली जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी इंसिडेंट हुए, उसे हम लिखते हैं BC, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। अब मैं अगर कहूँ कि जो मेरा जन्म है वो हुआ था 520 BC में, मतलब कि मेरा जन्म जीसस क्राइस्ट के जन्म के 520 साल पहले हुआ, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरा जन्म जो है वो हुआ था 2022 AD, अगर मैं AD लिख दूं कहीं पर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर AD लिख रहे हैं हम, ठीक है, एनो डोमिनी अगर हम लिख रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओके। तो यहाँ पर ये जो डेट्स होती है ना, इसे इसी तरह से लगाया जाता है और इसी तरह से इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड हम मानते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जीसस क्राइस्ट के बर्थ को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो उनके बर्थ के पहले हुई सारी घटनाएं BC और उनके बर्थ के बाद हुई सारी घटनाएं AD। तो आप लोग अपने बुक में देखोगे, 6th की बुक में देखोगे, आप कहीं कहीं 7th की बुक में भी देखोगे कि BC और AD इन सारे शब्दों का यूज हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो BC है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, इसको कहीं कहीं पर BCE मतलब कि होता है, BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, कहीं कहीं पर इसे बिफोर कॉमन एरा भी लिखा जाता है, और एनो डोमिनी को लिखा जाता है कहीं पर CE मतलब कॉमन एरा, ठीक है ना, समझ में आया। AD को CE भी लिखते हैं कहीं कहीं पर, और BC को BCE भी लिखते हैं, बट BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, वैसे ही CE का मतलब होता है कॉमन एरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का जो आपको समझना था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, आप लोग एक बार रीडिंग ज़रूर करेंगे अगर आपके पास NCERT की बुक है तो, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। अब ये एक एल्सवेयर दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख लेते क्या है। We have seen this inscription inscribed on hard surface. Many of this inscribed several hundred of years ago. All inscription contain both script and language. Language which were used as well as script have changed over the time. So the scholar understand what was inscribed. This can be done through a process known as डेसिफरमेंट। एक डेसिफरमेंट वर्ड आया है, ठीक है ना, उसे हम देखते क्या है। देखो यहाँ जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रही है, ठीक है ना, पिक्चर जो दिख रही है वहाँ पर एक अलग सिंबल, यहाँ पर अलग सिंबल। तो इसी तरह से जो इंस्क्रिप्शन भी होते थे ना, कहीं पर इजिप्ट में लिखे होते थे, कहीं पर कोई और भाषा में लिखे होते थे, ठीक है। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, इसकी स्टडी करनी पड़ी, तो कंपैरेटिव स्टडी करके चीज़ों का मीनिंग खोजा गया। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है डेसिफरमेंट, ठीक है ना। तो रोजेटा जो है, रोजेटा स्टोन की पिक्चर आपको गिवन है, जो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में थी, ठीक है ना। तो उसको डेसिफरमेंट किसको बोलते हैं, किसी भी दो लैंग्वेज को कंपेयर करके जो उसका मीनिंग निकाला जाता है, यानी कि किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग निकालना, उस प्रोसेस को कहते हैं डेसिफरमेंट। रोजेटा इज अ टाउन ऑन नॉर्थ कोस्ट इजिप्ट एंड हियर इंस्क्राइब स्टोन वर फाउंड। तो रोजेटा में एक इजिप्ट का एक टाउन है जहाँ पर इंस्क्राइब स्टोन मिला है, विच कंटेन इंस्क्रिप्शन ऑफ 3 डिफरेंट लैंग्वेज, जिसमें कि 3 डिफरेंट लैंग्वेज के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ग्रीक लैंग्वेज और इजिप्टियन लैंग्वेज के 2 अलग अलग फॉर्म, ठीक है। तो स्कॉलर हु कुड रीड ग्रीक फिगर आउट द नेम ऑफ किंग एंड क्वींस वर एनक्लोज्ड टू द लिटिल फ्रेम कॉल्ड cartouche. They then place Greek and Egyptian signs side by side and identify the sound of which Egyptian letter. तो इस तरह से जो रोजेटा स्क्रिप्ट है, जो 3 अलग अलग भाषा में था, ठीक है, तो उसकी स्टडी की गई, जिसे कहा जाता है डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट की प्रोसेस के थ्रू जो हिस्टोरियंस थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हिस्ट्री का
पता लगाया। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू सो मच।